गुड इवनिंग बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, सेकंड आई थिंक है ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिन बच्चों को याद नहीं है वो बता देता हूँ फिर से। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती हैं जो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर जो प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं उन प्रॉपर्टीज को कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं, नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, है ना, नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स के नेचर पे डिपेंड नहीं करती। याद आ गया होगा कौन कौन है नेचर में? शेप, साइज, चार्ज, एक्सेट्रा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड नहीं करती हैं, शेप, साइज और चार्ज पर डिपेंड नहीं करती हैं। ऐसी प्रॉपर्टी को हम जो बोलते हैं वो बोलते हैं कौन सी प्रॉपर्टी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सीपी बोलते हैं ना। हम दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ चुके थे। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेरे बच्चे बताएंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर थी, फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, इसमें हमने कौन कौन से फॉर्मूले सीखे थे? पी सॉल्यूशन बराबर पी ए, पी ए बराबर पी ए नॉट एक्स ए। एक तो ये फॉर्मूला सीखा था, है ना। दूसरा सीखा था जिससे हम लोगों ने न्यूमेरिकल किए थे, पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए, और एन बी अपॉन एन ए को ओपन किया था तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ई अपॉन डब्ल्यू ए। एक तो ये फॉर्मूला सीखा था। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाने से वेपर प्रेशर कम हो जाता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है। अगला फॉर्मूला भी हम लोगों ने सीखा था, पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल्स टू मोलैलिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट एम ए अपॉन 1000। मोलैलिटी इनटू मोलर मास ऑफ solvent into 1000 divided by 1000, सॉरी, पक्का। चलो, एक फॉर्मूला हमने सीखा था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल्स टू एक्स बी इज इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, है ना। बोलो, डेल्टा पी की जगह क्या लिख सकते हो? तो यहाँ लिख दो, डेल्टा पी की जगह क्या लिख सकते हो? पी ए नॉट माइनस पी ए या पी एस डिवाइडेड बाय पी ए नॉट। डेल्टा पी को क्या बोलते हैं जरा बता दो जल्दी से? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इतने फॉर्मूले पढ़े थे हमने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के, है ना। मैं सिर्फ रिवीजन थोड़ा थोड़ा बता दूं, उसके बाद आगे चलूंगा। अब जैसे हम लोगों ने एक और चीज पढ़ी थी, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पढ़ा था ना। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में हम लोगों ने पढ़ा था ये एक बाइनरी सॉल्यूशन होता है ना, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब है जो दो कंपोनेंट से मिलके बना हो। बोलो, बाइनरी सॉल्यूशन होता है दोनों मिक्सचर का कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का वो होता है जिनका मिक्सचर का कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं किया जा सकता। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों?
जो कंपोजिशन इन लिक्विड फेज बराबर हो जाता है वेपर फेज के। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपोजिशन लिक्विड फेज में बराबर हो जाता है वेपर फेज के। तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जो एक सेम बॉइलिंग पॉइंट पर बॉयल होंगे, उनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाता है, एक बाइनरी सॉल्यूशन होता है, सही है, कंपोजिशन फिक्स होती है, कंपोजिशन फिक्स होती है। ऐसा नहीं है कि किसी को भी मिक्स कर दोगे तो वो एजियोट्रोपिक मिक्सचर बन जाएगा, कंपोजिशन फिक्स होती है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो कंपोजिशन लिक्विड फेज में होती है वही कंपोजिशन वेपर फेज में होती है। तो दिस इज कॉल्ड एजियोट्रोपिक मिक्सचर। चलो फिर से कुछ बताते हैं। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के न्यूमेरिकल्स का आपको बार बार याद रखना है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर भी याद रखने हैं, बार बार बोल रहा हूँ। एनसीईआरटी को बहुत थोरोली पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। तो जरा बात कर रहे थे, जैसे अभी एक बात रिवीजन की बता दूं, फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा। जैसे मैंने एक एजियोट्रोपिक मिक्सचर बताया ना, तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर, पहली बात तो ये बाइनरी सॉल्यूशन है, बच्चों बोलो बाइनरी सॉल्यूशन, दो कंपोनेंट्स मिलकर बना होता है। दूसरा, इसमें कंपोजिशन फिक्स होती है, कंपोजिशन फिक्स होती है। तीसरा, इस मिक्सचर का कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है, मतलब दोनों लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, बट इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट भी लिख सकते हो। फोर्थ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इन लिक्विड कंपोनेंट को आप अलग नहीं कर सकते, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप इन लिक्विड कंपोनेंट को आप अलग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो कंपोजिशन लिक्विड फेज में होती है वही कंपोजिशन वेपर फेज में होती है। XA बराबर Y है और XB बराबर YB, इसीलिए आप इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड नहीं लगा पाते। अच्छा, एजियोट्रोपिक मिक्सचर कितने तरीके के होते हैं जरा बताओ। तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर एक तो होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का मतलब है जिसमें दोनों लिक्विड कंपोनेंट जिनसे एजियोट्रोपिक मिक्सचर बना है उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसको बोला जाता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप में वेपर प्रेशर कम होता है, क्योंकि मिलाने पर इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जिसकी वजह से इन दोनों लिक्विड कंपोनेंट के कंपैरिजन में बॉइलिंग पॉइंट जो मिक्सचर का होता है वो ज्यादा होता है। एग्जाम्पल बोलो, 68% HNO3 एंड 32% वाटर, सब याद है आप लोगों को। तो एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, एक और होता है बेटा, अच्छा आप बोलेंगे सर जिसे बार बार क्यों पढ़ा रहे हो, उसके पीछे रीजन है आपको रिवाइज हो जाए। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का क्या मतलब है भाई बताओ। वेपर प्रेशर कम हो जाता है, वेपर प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि इंटरेक्शन वीक होता है, मिलाने पर इंटरेक्शन वीक होता है तो वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, मतलब दोनों इंडिविजुअल लिक्विड कंपोनेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, पहली बात बता दो बाइनरी सॉल्यूशन है और जो सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट है वो दोनों ही लिक्विड है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड होते हैं इसमें। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप क्या है, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा हो, ए बी इंटरेक्शन वीक हो, बॉइलिंग पॉइंट कम हो, सही है। दोनों कंपोनेंट जिनसे एजियोट्रोपिक मिक्सचर बना होता है उन दोनों से कम होता है बॉइलिंग पॉइंट। एग्जांपल है 95% इथेनॉल, 5% वाटर। इतना आपको पढ़ना है फाइनल वक्त पर। फाइनल वक्त पे अगर आप 5 मिनट में एजियोट्रोपिक मिक्सचर पढ़ना चाहते हैं तो आप ऐसे पढ़ लीजिए।
5 मिनट में ये रिवीजन के लिए बता दिया मैंने, 5 मिनट में ये रिवीजन हो गया आपका, ये रिवीजन हो गया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में भी मैंने बता दिया। ठीक है, अब हम लोगों ने इसके बाद पढ़ा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना। एक और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा टीबी, है ना। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब आप ऐड करेंगे सॉल्वेंट में, तो सॉल्वेंट का जिसमें आपने नॉन वोलेटाइल ऐड किया है उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में जितना बढ़ेगा उसी को बोला जाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर सॉल्वेंट में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अच्छा, तो पहले चीज सीख लो, डेल्टा टीबी एक टेम्परेचर का डिफरेंस है। तो डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है, एक तो एनसीईआरटी में है टीबी नॉट माइनस टीबी। टीबी नॉट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, है ना, और टीबी जो है ये टीबी नॉट सॉरी बेटा गड़बड़ कर रहे हैं, कभी कभी हो जाती है, इंसान हुई है, गलती तो हो जाती है कभी कभार, कभी कभी सिंक्रोनाइज नहीं होता, जो बोल रहे होते हैं और जो लिख रहे होते हैं उनमें सिंक्रोनाइज नहीं होता, इंसान ही तो है, गलती तो होगी बेटे। डेल्टा टीबी का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज टीबी सॉल्यूशन माइनस टीबी सॉल्वेंट। टीबी सॉल्यूशन को एनसीईआरटी में टीबी दे रखा है, प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को टीबी नॉट दे रखा है। तो ये डेल्टा टीबी है। डेल्टा टीबी कोई यूनिट क्या हो सकती है, डिग्री सेंटीग्रेड हो सकती है या फिर केल्विन हो सकती है ना। बोलो जल्दी, इसको फेजर डायग्राम से समझाओ, फेजर डायग्राम से समझाओ। ये चीज है 1 एटमॉस्फेरिक, इस वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर, ठीक है। ये रहा हमारा लिक्विड, इस पॉइंट पर ये हमारा प्योर सॉल्वेंट है ना, इस पॉइंट पर लिक्विड एंड गैस या लिक्विड एंड वेपर दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे, एंड दिस इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट टीबी नॉट। बेटा ये सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, आपको अच्छी तरह मालूम है बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर वेपर प्रेशर, आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वेपर प्रेशर बढ़ा 1 एटमॉस्फेरिक के बराबर आ गया। 1 एटमॉस्फेरिक के बराबर आ गया तो इस पॉइंट पर दोनों फेज इक्विलिब्रियम में होंगे, लिक्विड फेज एज वेल एज वेपर फेज, दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे, एंड दिस इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अच्छा मुझे बताओ, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर मैं ऐड करूं तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पे वेपर प्रेशर कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर पहले इतना था, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इतना था, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अब इतना हो गया, मतलब कम हो गया। तो फिर टेम्परेचर, अब इसको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करने के लिए एक्स्ट्रा हीट करना पड़ेगा भाई, 1 एटमॉस्फेरिक के बराबर करने के लिए एक्स्ट्रा हीट करना पड़ेगा। बोलो, एक्स्ट्रा हीट करना पड़ेगा। तो आप जरा समझो, अगर मैं इसको सॉल्यूशन को, इसको ये सॉल्यूशन है, अगर इस सॉल्यूशन को मैं सेम टेम्परेचर पे ले लूं, सॉल्वेंट के जिस टेम्परेचर पे सॉल्वेंट बॉईल हुआ है उसी टेम्परेचर पे मैं सॉल्यूशन को ले लूं, तो उसका वेपर प्रेशर इतना हो गया, तो इतने की लोरिंग आ गई, इतने वेपर प्रेशर की लोरिंग आ गई, लोरिंग। अब वेपर प्रेशर अगर कम हो गया तो उसको एक्स्ट्रा टेम्परेचर देना पड़ेगा ताकि उसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक के बराबर आ जाए, एंड दिस इज कॉल्ड टीबी। और ये टेम्परेचर का डिफरेंस है दोनों के बीच में, दिस इज कॉल्ड डेल्टा टीबी, दिस इज कॉल्ड डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी जितना डिग्री सेंटीग्रेड में होगा उतना ही केल्विन में होगा, ये वाला पॉइंट मैं बता चुका हूं, वो इसलिए
क्योंकि डेल्टा टीबी एक टेम्परेचर का डिफरेंस है और टेम्परेचर का डिफरेंस जितना डिग्री सेंटीग्रेड में होता है उतना केल्विन में होता है। अब जरा मुझे बताओ जो डेल्टा टीबी है इसकी वैल्यू प्रोपोर्शनल होती है मोलैलिटी के। डेल्टा टीबी की वैल्यू प्रोपोर्शनल होती है मोलैलिटी के। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे कांस्टेंट आएगा Kb और Kb इनटू मोलैलिटी हो गया। इस Kb को कहते हैं मोलल इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, या फिर इसको क्या कहते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ये किसकी प्रॉपर्टी है? दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट। ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी है सॉल्वेंट की, मतलब ये टोटली डिपेंड करता है सॉल्वेंट पे। अब जरा मुझे एक चीज बताओ, केवी की यूनिट क्या होती है? केवी की यूनिट होती है केल्विन केजी मोल इनवर्स। केवी की यूनिट होती है डिग्री सेंटीग्रेड केजी मोल माइनस। केवी की यूनिट होती है, नोट कर लो, मैं तो रिवीजन करा रहा हूं पहले। प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट है केवी। केवी को मोलर इब्यूलोस्कोपिक कहते हैं। अच्छा केवी निकालते कैसे? दो फॉर्मूले बता देता हूं। केवी निकालते कैसे? R इंटू टीवी का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अच्छा केवी का एक और फॉर्मूला है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू R इंटू टीवी का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ये मैं फॉर्मूले आपको पढ़ा चुका था, नोट कर लो। आर की वैल्यू भी पढ़ाई थी मैंने कल। आर की वैल्यू भी पढ़ाई थी मैंने कल। अच्छा ये बताओ मुझे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होती है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन थर्मोडायनेमिक्स में वो कुछ नहीं होती, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन divided by the molar mass of solvent Me। Me का मतलब मालूम है ना, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। लिख दूं क्या? Me का मतलब है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। R की यूनिट याद कर पाई? R की यूनिट याद कर पाई? जरा बताओ R की वैल्यू कितनी होती है? 8.314। बेटा इसको आप सॉल्व करने में जूल पर केल्विन पर मोल है ना। अच्छा 8.314 से कैलकुलेशन डिफिकल्ट होती है तो इसको आप लोग 25/3 लेके कैलकुलेशन किया करो। R की वैल्यू 25/3 लेके कैलकुलेशन किया करो। R की वैल्यू 2 कैलोरी होती है पर मोल पर केल्विन कैलोरी में। R की वैल्यू 2 होती है कैलोरी में और R की वैल्यू 8.314 होती है जूल पर मोल पर कैलोरी। ये कहानी है पूरी, ये कहानी है, नोट कर लो, नोट कर लो। डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। नोट कर लो। तो दिस इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आज हम लोग अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद हम इनके न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। फिर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रह जाएगी हमारे पास, ऑस्मोटिक प्रेशर है ना। नोट कर लो सारी चीजें अच्छे से, रिवाइज हो गई फिर से। बार बार कराता रहूंगा मैं रिवाइज, मैं बार बार रिवाइज कराता रहूंगा। अरे मेरा काम ही है रिवाइज कराना, मेरा काम है बेटा रिवाइज कराना, ठीक है। अच्छा ये बताओ मैं हम लोगों ने डेल्टा टीवी के न्यूमेरिकल कैसे किए थे? डेल्टा टीवी बराबर केबी इंटू एम। फिर हम लोगों ने एक और फॉर्मूला ओपन किया था मोलैलिटी को। केबी मोलैलिटी बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। पहले पढ़ा तो चुका हूं ये। डेल्टा टीवी इज इक्वल्स टू केबी, मोल्स को ओपन कर लो, डब्ल्यू अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन WA इन ग्राम। डेल्टा टीबी का क्या मतलब है? टीबी माइनस टीबी नॉट। नॉट प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। अच्छा केबी के फॉर्मूले क्या है सब याद करो। 8 टीबी का स्क्वायर
1000 latent heat of vaporization, kb is equals to r molar mass of solvent, tb का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। कर लो ये सब, इससे बाहर कुछ नहीं आना। फेजर डायग्राम भी कर लो, बार बार करा चुका हूं, अच्छे से कर लो, बिल्कुल मन लगाओ उसमें। डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इनटू एम, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड केजी, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी डब्ल्यूबी अपॉन एमबी इनटू 1000 अपॉन डब्ल्यूएम ग्राम, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू टीबी माइनस टीबी नॉट, केबी इज इक्वल्स टू आर इनटू टीबी स्क्वायर 1000 अपॉन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, केबी इज इक्वल्स टू आर इनटू एमए टीबी स्क्वायर 1000 इनटू एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ये तो हो गया हमारा कौन सा टॉपिक, रिवीजन हो गया। 3 प्रॉपर्टीज पढ़ ली हमने, एजियोट्रोपिक मिक्सचर पढ़ लिया अच्छे से। अब जरा मेरी बात समझो, हम जो अब पढ़ने जा रहे हैं ना वो पोर्शन है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मैं कुछ समझा दूंगा भी अब बहुत अच्छे से आपको। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज नोन एज डेल्टा टीएफ। तो पहले तो फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या है। फ्रीजिंग पॉइंट का, फ्रीजिंग पॉइंट द टेम्परेचर at which vapor pressure of solid is equal to vapor pressure of liquid। जरा मेरी बात समझना, आपको कुछ अटपटा सा लग रहा होगा, सॉलिड का वेपर प्रेशर, हाँ भैया सॉलिड का भी वेपर प्रेशर होता है। मान लो एक क्लोज कंटेनर ले लिया आपने, ये क्लोज कंटेनर ले लिया, इसमें आपने आइस ले ली, आइस का भी वेपर प्रेशर होगा, बहुत कम होगा। मान लो आइस का वेपर प्रेशर मान लो कितना ले लो, 10 की पावर -1 atm ले लो, ये आइस का वेपर प्रेशर है। क्यों, आइस भी तो इवोपरेट करेगी, बहुत कम इवोपरेट करेगी। इस आइस को मैंने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले लिया है। अब अगर टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, इवोपरेशन करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। आपने पढ़ा है टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर बढ़ता है। भाई आइस का इवोपरेशन बहुत कम होगा, भाई सॉलिड है तो इसका मतलब क्या वेपर प्रेशर नहीं होगा। सॉलिड है तो वेपर प्रेशर होगा भैया, पर कम होगा, इवोपरेशन बहुत कम होगा, पर होगा तो इवोपरेशन बहुत कम होगा, बहुत कम वेपर्स बनेंगी। समझने के लिए कंसेप्ट समझा रहा हूं। वो टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर लिक्विड का सॉलिड के बराबर आ जाता है उस टेम्परेचर को कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ये है हमारी आइस। इस आइस का वेपर कुछ इवोपरेशन होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, कुछ तो इसके वेपर बनेंगे। इन वेपर का जो वेपर प्रेशर आ रहा है वो आ रहा है 10 की पावर -1 atm। अब जरा समझो, ये मान लो मेरा प्योर लिक्विड है, प्योर वाटर है, और इस वाटर को मैंने ले लिया है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, सीधी सी बात है। जब वाटर का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो मान लो 1 atm है, वाटर का वेपर प्रेशर ज्यादा है। टेम्परेचर बढ़ाने पे वाटर का वेपर प्रेशर ज्यादा है, भाई टेम्परेचर ज्यादा है तो वेपर प्रेशर ज्यादा है। अब आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर कम करते जाओ, कम करते जाओ। टेम्परेचर जब आप कम करते जाओगे, टेम्परेचर कम करते जाओ, टेम्परेचर कम करते जाओगे तो वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। टेम्परेचर कम करते जाओगे तो वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। टेम्परेचर कम करते जाओगे वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। कम होते होते जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर 10 की पावर -1 atm हो जाए, मतलब जिस टेम्परेचर पे ये लिक्विड फ्रीज हो जाएगा और इसका उसी को जिस टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर 10 की पावर -1 atm हो जाएगा, वही टेम्परेचर इस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट होगा। भाई आइस का वेपर प्रेशर मान लो 10 की पावर -1 atm है और 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोई लिक्विड रखा है, उसका वेपर प्रेशर 1 atm है। आप क्या करो, टेम्परेचर कम करते जाओ, टेम्परेचर कम होगा, वेपर प्रेशर कम होगा। जिस टेम्परेचर पे ये वेपर प्रेशर 10 की पावर -1 atm के बराबर आ जाए, वही इस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट होगा। और वो कितना टेम्परेचर है, 0 डिग्री
सेंटीग्रेड। तो वाटर के केस में तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही तो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, पूछने मतलब ना। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। अरे पूछना नहीं भैया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है भैया? जल्दी बता दो। 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, केल्विन में ले लो तो 273 केल्विन होता है। एनसीईआरटी तो 273.15 बताती है, मैंने राउंड ऑफ कर दिया 273 केल्विन फ्रीजिंग पॉइंट है प्योर वाटर का। समझो मेरी बात, फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है। दूसरा एक और डेफिनेशन बोली जाती है, फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर सॉलिड एंड लिक्विड आर इन इक्विलिब्रियम, दो फेज इक्विलिब्रियम में होते हैं। सॉलिड लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड आर इन इक्विलिब्रियम, दोनों फेज इक्विलिब्रियम में होते हैं। सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं फ्रीजिंग पॉइंट पर। तो फ्रीजिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। मान लो मैंने एक एग्जांपल समझाया आपको अच्छे से कि प्योर एक आइस है जिसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कुछ तो वेपर प्रेशर होगा। क्यों होगा? कुछ वेपर प्रेशर, इवापोरेशन कुछ तो होगा, कम होगा, बहुत कम होगा, बट कुछ तो होगा, कुछ तो होगा इवापोरेशन। तो उसका वेपर प्रेशर मान लो 10 की पावर -1 atm है, और 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे यही वाटर मैंने ले रखा है, इसका वेपर प्रेशर मान लो 1 atm है। तो मैं टेम्परेचर कम करूंगा, टेम्परेचर कम करूंगा तो वेपर प्रेशर कम होगा, वेपर प्रेशर कम होगा तो जिस टेम्परेचर पर ये वेपर प्रेशर 10 की पावर -1 atm के बराबर आ जाए वही कहलाने लगेगा इस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट की दो डेफिनेशन है, एनसीईआरटी में ये डेफिनेशन दे रखी है। फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर वेपर प्रेशर सॉलिड का इक्वल हो जाता है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। अब बच्चे को बहुत अटपटा लगता है, सर सॉलिड का वेपर प्रेशर? हाँ भाई, सॉलिड भी तो इवोपरेट होता है, कुछ होता है, कुछ होता है, बहुत कम होता है, बट अरे भैया अगर मैं मान लो एक कंटेनर में सॉलिड CO2 ले लूं, सॉलिड CO2 को जानते हैं ना आप, ड्राई आइस कहते हैं, तो क्या वेपर प्रेशर नहीं होगा? क्या वेपर प्रेशर नहीं होगा? होगा ना वेपर प्रेशर। अरे भाई सॉलिड CO2 सबलाइम करती है ना, तो सॉलिड CO2 का वेपर प्रेशर होगा ना। उसी तरीके से आइस भी इवापोरेट होती है, बट उसका वेपर प्रेशर बहुत कम होगा। क्यों? बहुत कम इवापोरेशन होगा। अब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ज्यादा इवापोरेशन होगा। ऐसा नहीं है कि सॉलिड के वेपर प्रेशर नहीं होता, अरे होता है भैया, बहुत कम होता है। समझो पहले इस बात को, पहले बहुत अच्छे से समझो, पहले बहुत अच्छे से समझो। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना है। सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन बता दोगे किसी को भी? फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है मेरे बच्चों? फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन है जिस टेम्परेचर पे सॉलिड का वेपर प्रेशर लिक्विड के बराबर आ जाए, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में हो, उसको बोला जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। अब आप बहुत अच्छे से समझो, डायग्राम से भी समझेंगे, बहुत अच्छे से समझो, डायग्राम से समझेंगे। मैं कुछ पॉइंट लिख रहा हूं बहुत अच्छा सा, बहुत अच्छा सा एक पॉइंट लिख रहा हूं मैं, यहां पे लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट नोट करके लिख लेना। मैंने लिखा है, तुम लोगों के लिए लिखा है। सो ऑन एडिंग a non-volatile solute, freezing point of pure solvent, freezing point of pure solvent decreases, and this decrease in freezing point is termed as depression in freezing point, termed as depression in freezing point। अब बात समझो, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बता रहा हूं। अगर आप इस डायग्राम से समझो, इस डायग्राम से समझो, मैं देखो आपको डायग्राम समझाता हूं। ये है वेपर प्रेशर और ये है टेम्परेचर। ये पहले आपने ऐसा डायग्राम बनाया था। अगर आप
टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो वेपर प्रेशर कम होता जाएगा, और एक पॉइंट पर इस पॉइंट पर आप टेम्परेचर को कम करते जाएंगे। ये लिक्विड फेज में है सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट लिक्विड फेज में है, ये सॉलिड सॉल्वेंट है। इस टेम्परेचर पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, आप टेम्परेचर कम करते जाओ, टेम्परेचर कम करते जाओगे, वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। इस पॉइंट पर सॉलिड एंड लिक्विड इक्विलिब्रियम में आ गए, इस पॉइंट पर सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में आ गए। ये चीज सॉलिड को बताती है, ये चीज लिक्विड को बताती है, यहां पे चीज वेपर को बताती है, याद करो कल। इस पॉइंट पर इस टेम्परेचर पर सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में आ गए। इस टेम्परेचर पर लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट के बराबर हो गया। इसी को बोला जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, टीएफ नॉट, इसी को बोला जाएगा टीएफ नॉट। समझो ना मेरी बात। इस पॉइंट पर लिक्विड एंड सॉलिड आर इन इक्विलिब्रियम, लिक्विड सॉल्वेंट है, आपने टेम्परेचर कम किया, फ्रीजिंग पॉइंट कम, वो वेपर प्रेशर कम हुआ, इस पॉइंट पर वेपर प्रेशर प्योर सॉलिड सॉल्वेंट के बराबर आ गया। तो जिस टेम्परेचर पर लिक्विड सॉल्वेंट और सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बराबर आ जाएगा, वही कहलाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, कहलाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब अगर इसमें मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दूं, अगर मैं इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दूं, तो बताओ वेपर प्रेशर कम होगा कि नहीं होगा? बोलो, वेपर प्रेशर कम होगा कि नहीं होगा? और जब वेपर प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर कम करोगे तो ये कहां कट करेगा? यहां कट करेगा। तो आप ये बताओ, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड सॉल्वेंट और सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बराबर आ रहा था, उस टेम्परेचर पे क्या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बराबर आएगा? नहीं आएगा ना। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो वेपर प्रेशर कम हो गया, और जब वेपर प्रेशर कम हो गया तो वो इसको कहां कट करेगा? यहां कट करेगा। तो दिस इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो कितना टेम्परेचर कम करना पड़ा एज कंपेयर टू सॉल्वेंट? सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कितना टेम्परेचर कम करना पड़ा सॉल्यूशन को फ्रीज करने के लिए? उसी को बोला जाता है डेल्टा टीएफ। भाई सॉल्यूशन के केस में वेपर प्रेशर कम हो गया। जब वेपर प्रेशर कम हो गया, टेम्परेचर कम किया, वो किसके बराबर? सॉलिड के बराबर। सॉलिड के बराबर वेपर प्रेशर क्या आएगा? उस टेम्परेचर पे नहीं आएगा जिस टेम्परेचर पे सॉल्वेंट फ्रीज हुआ था। टेम्परेचर और कम करना पड़ेगा। मैं क्लियर भाषा में बोल दूं कि अगर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट जो है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर जो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्वेंट का, वो बढ़ जाता है, और जो फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्वेंट का वो कम हो जाता है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पे जो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्वेंट का वो बढ़ जाता है, और जो फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्वेंट का वो कम हो जाता है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का बढ़ जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का कम हो जाता है। बोलो जल्दी से भाई, आप समझो पहली बात। आप एक चीज और बता रहा हूं, लिक्विड लाइफ जो है ना वो बढ़ जाती है। आप बोलेंगे लिक्विड लाइफ का क्या मतलब है? लिक्विड लाइफ बढ़ जाती है। जैसे मान लो प्योर वाटर है, बताओ कितने पे फ्रीज होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और बॉयल कितने पे होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो यहां से लेके यहां तक वो लिक्विड लाइफ में रहेगा ना। तो कितने टेम्परेचर तक वो लिक्विड लाइफ में रहेगा? बताओ कितने टेम्परेचर तक वो लिक्विड लाइफ में रहेगा? 100 डिग्री तक। 100 डिग्री टेम्परेचर तक वो लिक्विड लाइफ में रहेगा। बट अगर इसी लिक्विड में मैं मान लो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दूं, तो अब फ्रीजिंग पॉइंट हो गया कम, -5 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया 105 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बताओ अब वो लिक्विड लाइफ में कितने टेम्परेचर तक रहेगा? 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो लिक्विड लाइफ में रहेगा। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से बॉइलिंग पॉइंट जो है सॉल्वेंट का वो बढ़ जाता है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्वेंट का वो कम हो जाता है। समझ गए? नहीं समझी? अरे भैया, जिस टेम्परेचर पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर लिक्विड सॉल्वेंट के बराबर आ रहा था, उस टेम्परेचर पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद उस टेम्परेचर पर बराबर नहीं आएगा, टेम्परेचर और कम करना पड़ेगा। उसके पीछे रीजन है क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो जाता है।
भाई देखो ना, सॉल्वेंट जिस पॉइंट पर कट कर रहा था, क्या सॉल्यूशन उस पॉइंट पर कट कर रहा है? उससे पीछे कट कर रहा है ना। इसी को क्या जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्या मतलब है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। डेल्टा टीएफ का क्या मतलब है? डेल्टा टीएफ का मतलब है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। डेल्टा टीएफ का मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये मतलब है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। मेरी बात समझो बहुत अच्छे से। अगर हम ऐड करते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तो फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का घट जाता है, और अगर फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का घट जाता है तो यहां से डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि वेपर प्रेशर घट जाता है ना। On adding a non-volatile solute, the freezing point of pure solvent decreases. This decrease in freezing point is termed as the depression in freezing point। और यह होता क्यों है? क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो जाता है। जिस टेम्परेचर पे सॉल्वेंट फ्रीज हो रहा होगा उस टेम्परेचर पे सॉल्यूशन फ्रीज नहीं होगा। उसके लिए तुम्हें टेम्परेचर और कम करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि वेपर प्रेशर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते ही कम हो जाता है। अभी भी नहीं समझो जरा कोशिश करो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब जरा मैं यहां पॉइंट लिख रहा हूं, यहां लिख लिया, जल्दी नोट कर लो, जल्दी नोट करा। फेजर डायग्राम है, फेजर, ट्रिपल फेज डायग्राम भी बोलते हैं। ट्रिपल पॉइंट का मतलब है वो पॉइंट जिस पर तीनों फेज एग्जिस्ट करते हो, सॉलिड लिक्विड गैस। मेरी बात समझ गए फ्रीजिंग पॉइंट की? नहीं समझे तो अच्छा मुझे एक चीज ये बताओ, जैसे मैं समझाऊंगा आपको। अच्छा, मैंने प्योर वाटर लिया। प्योर वाटर कितने पे फ्रीज हो रहा था? प्योर वाटर कितने पे फ्रीज हो रहा था? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने ग्लूकोज प्लस वाटर मिलाया, ग्लूकोज प्लस वाटर मिलाया, अब ये फ्रीज हो रहा है -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो बताओ डिप्रेशन कितने का आ गया? कितना फ्रीजिंग पॉइंट कम करना पड़ा? देखो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। कितना कम करना पड़ा सॉल्यूशन को फ्रीज करने के लिए? सॉल्यूशन में भी कौन फ्रीज होगा? यही फ्रीज होगा, सॉल्वेंट। अरे भैया ग्लूकोज तो फ्रीज होता है। अरे ग्लूकोज फ्रीज नहीं होता, प्योर वाटर फ्रीज हो रहा है। यहाँ पे भी वाटर फ्रीज हो रहा है, बट अब वो वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज नहीं होगा। किसकी वजह से? ग्लूकोज की वजह से। ग्लूकोज की वजह से क्यों? क्योंकि ग्लूकोज एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से वेपर प्रेशर कम हो जाता है। वेपर प्रेशर कम हो जाता है तो वो सॉलिड के बराबर जो वेपर प्रेशर होगा वो कम टेम्परेचर पे होगा। तो बताओ प्योर वाटर के कंपैरिजन में ग्लूकोज प्लस वाटर को, है ना, फ्रीज करने के लिए कितना टेम्परेचर कम करना पड़ा? तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। 10 डिग्री सेंटीग्रेड इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मैं लिख रहा हूं अगर एक्वस सॉल्यूशन आ जाए, कौन आ जाए? एक्वस सॉल्यूशन, तो जो डेल्टा टीएफ होता है वो बराबर होता है माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये भी डिग्री सेंटीग्रेड के लिए वैलिड है। अगर एक्वस सॉल्यूशन आ जाए तो डेल्टा टीएफ की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन के। चेक कर लो ना, अभी मैंने सिखाया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बताओ क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना है? -10। माइनस पुट करो -10 तो ये आ जाएगा 10। अरे भैया 0 को हटा दिया, 0 में से माइनस करोगे तो माइनस आ जाएगा ना। अरे भैया प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 होता है। ये फॉर्मूला बना लिया, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बट दिस इज ओनली वैलिड फॉर एक्वस सॉल्यूशन। वाटर के केस में वैलिड है सिर्फ, ये सिर्फ वाटर के केस में वैलिड है मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ वाटर के केस में वैलिड है। अभी भी नहीं समझ में आया? अच्छा ये बताओ डेल्टा टीएफ वाटर के केस में क्या होगा? डिग्री सेंटीग्रेड में 0 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो 0 में से माइनस करोगे तो माइनस नहीं लिख सकता मैं, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों तुम थोड़ा सी बात समझते नहीं हो। डेल्टा टीएफ, इतनी बात पहले समझ लो अच्छे से, इतनी बात समझ लो।
रिप्लाई नहीं करके बताया कल कोई चीज का कि मुझे समझ में आया कि नहीं आया। अरे भैया नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, सिखाया तो अभी। अगर मैं वाटर ले लूं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 है और उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस वाटर में अगर मैं NaCl मिला दूं तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा -5 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 105 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैं आपको क्या मिला बता रहा हूं कि अगर आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। कितना कम हो गया? 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया। लिख रहा हूं हिंदी में आपके लिए। और बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ गया? 5 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट जितना कम हो गया उसी को कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जितना बढ़ गया उसी को कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आ गया समझ में? तो समझो ना मेरी बात। लिक्विड लाइफ बढ़ जाती है, लिक्विड लाइफ बढ़ जाती है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से। अभी भी नहीं समझ में आया? चलो फेजर डायग्राम की बात दोबारा कर लेते हैं। ये लिखा मैंने वेपर प्रेशर, ये लिखा मैंने टेम्परेचर, ये रहा सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्वेंट है ये। पहले टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, वेपर प्रेशर बढ़ रहा था बढ़ रहा था बढ़ रहा था बढ़ रहा था बढ़ रहा था। अब मैं टेम्परेचर कम कर रहा हूं, टेम्परेचर कम करते गए करते गए करते गए। ये चीज बताती है सॉलिड फेज को, ये चीज बताती है सॉलिड को, ये चीज बताती है लिक्विड को, ये चीज बताती है वेपर को। समझो मेरी बात। इस टेम्परेचर पर सॉलिड का वेपर प्रेशर लिक्विड के वेपर प्रेशर के बराबर आ गया। सॉल्वेंट का टेम्परेचर कम करते जा रहे हो, कम करते जा रहे हो। जिस टेम्परेचर पर वो सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर आ जाएगा वही टेम्परेचर कहलाने लगेगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये कह रहा है TF0। ये सॉलिड सॉल्वेंट है, ये लिक्विड सॉल्वेंट है। अब इसमें मैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दूं तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो वो इस पॉइंट पे कट नहीं करेगा, वो इस पॉइंट पे कट करेगा, मतलब सॉल्यूशन इस पॉइंट पर फ्रीज होगा। तो सॉल्यूशन को फ्रीज करने के लिए आपको टेम्परेचर कम करना पड़ा। तो जितना कम करना पड़ा उसी को कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। दिस इज कॉल्ड फेजर डायग्राम, दिस इज कॉल्ड फेजर डायग्राम। मैं फिर बता दूं, डेल्टा TF टेम्परेचर का जितना डिफरेंस डिग्री सेंटीग्रेड में होता है उतना ही केल्विन में होता है, याद रखना है। टेम्परेचर का जितना डिफरेंस डिग्री सेंटीग्रेड में होता है उतना ही केल्विन में होता है, याद रखो। फेजर डायग्राम है, जल्दी से नोट कर लो बेटे इसे। चलो आगे, नोट कर दिया। थ्योरी तो खत्म करने जा रहा हूं मैं आज, थ्योरी खत्म करने जा रहा हूं। अब जरा मुझे एक चीज समझाओ, मुझे बहुत अच्छी सी चीज समझा दो, समझा दो जल्दी से कि डेल्टा TF किसके प्रोपोर्शनल होगा। बहुत आसान है, मोलैलिटी के। सारी कहानी वैसी है जैसी पुरानी है। डेल्टा TF प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो एक KF आएगा। KF को क्या कहते हैं जरा बता दो। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर मोलर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। मोलर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट यूनिट बोलो, फिर से बोल दो जरा एक बार। केल्विन केजी मोल इनवर्स या फिर डिग्री सेंटीग्रेड केजी मोल इनवर्स। किसकी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट है। पहले से बता दूं, बार बार वही चीजें पढ़वा रहे हो। प्रॉपर्टी है किसकी? सॉल्वेंट की। नोट कर लो जल्दी से। अच्छा ये बता दो, अगर KF ना दिया हो तो कैसे निकालेंगे, याद कर लो। RTF का स्क्वायर अपॉन 1000 LF लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। LF किसी भी सॉल्वेंट की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। LF सॉल्वेंट की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। सुन ही नहीं रहे मेरी बात।
LF जो है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है किसी भी सॉल्वेंट की। अरे सुनते नहीं, तुम मानते ही नहीं हो, हम पढ़ाई कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा, अगर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दे दिया जाए, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का मतलब है एक मोल सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी दी जाती है उसको बोला जाता है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ये फॉर्मूले तब लगाते हैं जब KF दिया ना हो। TF जानते हो क्या है इसमें? TF, इसमें TF जो है इस फॉर्मूले में जो TF है वो फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्वेंट का, क्योंकि आपको मालूम है KF किसकी प्रॉपर्टी है? सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं या फिर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। फॉर्मूला ओपन कर लो फिर से, वही मोलैलिटी का डेल्टा TF इज टू KF। मोलैलिटी को ओपन कर लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अच्छा, डेल्टा TF इज टू KF, नंबर ऑफ मोल्स को ओपन करो, WB अपॉन MB इन 2000 अपॉन WA इन। जल्दी नोट कर लो, जल्दी नोट कर लो, जल्दी से फटाफट जल्दी नोट कर लो। आसान है, बिल्कुल सेम है। डेल्टा TF मालूम होना चाहिए, डेल्टा TF का मतलब मालूम होना चाहिए फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। भैया सॉल्वेंट अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज होता है तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। नोट करो, जल्दी से नोट कर लो। समझ में आ गई? मुझे लग रहा है मेरे बच्चों को बात समझ में आ गई, कुछ कुछ तो आ ही रही होगी, कुछ कुछ तो आ ही रही होगी। अब अगले टर्न पर इसका न्यूमेरिकल करेंगे, घबराना नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूं, चिंता नहीं करो तुम। अच्छा, मान लो एक ही सॉल्यूट के लिए, सेम सॉल्यूट के लिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का रेशियो क्या होगा? डेल्टा TF अपॉन TB इज इक्वल्स टू KF अपॉन KB। अरे भैया मोलैलिटी तो सेम ही होगी ना, सब सेम ही सॉल्यूट है। सेम सॉल्यूट के लिए अगर हम कहानी करें, सेम सॉल्यूट की कंडीशन ले लूं तो मोलैलिटी तो सेम होगी ना। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का रेशियो KF अपॉन KB होगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारी पूरी कहानी खत्म हो गई है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की। आज आप इतना पढ़ लो, फिर मुझे बताना, अच्छे से बताना समझ में आया कि नहीं आया।